Hello friends, this is Archana. Welcome to my class. Friends, आज हम मांग तालिका और मांग वक्र के बारे में स्टडी करेंगे. डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. मांग सारणी. मांग सारणी वह सारणी है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को बतलाती है. यदि हम ऐसी सारणी बना लें तो जिससे बाजार में प्रदर्शित किया जा सके, किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है, तो ऐसी सारणी को मांग सारणी कहते हैं. प्रोफेसर बेनहम ने कहा है, एक निश्चित समय पर किसी बाजार में दी हुई वस्तु की विभिन्न कीमतों की जितनी बिक्री होती है, यदि उसे एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह मांग तालिका कहलाती है. उसको एक मार्केट में इंडिविजुअल डिमांड्स को एक टेबल के रूप में हम शो कर सकते हैं और इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करके हम मार्केट डिमांड शो कर सकते हैं. ऑलराइट, और इसी को हम डिमांड टेबल कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं. निम्नांकित तालिका में एक कल्पित मांग सारणी का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है. देखिए, ये क्या है? तालिका. मांग सारणी की मांग सूची. इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया. एक तरफ x वस्तु की कीमत है, दूसरी तरफ x वस्तु की मांग है. मांग यूनिट्स में है, इकाइयों में है, और प्राइस जो है रुपीज़ में है. जब किसी भी वस्तु की प्राइस, सपोज़ कीजिए ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज की प्राइस 4 रुपीज़ होती है तो उसकी डिमांड कितनी होती है? 12. लेकिन उसकी प्राइस घटकर 6 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है. ठीक है, एंड प्राइस घटकर 8 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड 8 रुपीज़. 10 रुपीज़ प्राइस हो जाती है बढ़कर तो डिमांड क्या हो जाती है? तुरंत कम हो जाती है, 6 रुपीज़. फिर प्राइस 12 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड 4 यूनिट्स की डिमांड होने लगती है. इसी को हम डिमांड कर्व के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं एंड देन हम कर्व के माध्यम से क्लियर करेंगे. देखिए, सबसे पहले देखिए डिमांड कर्व होता क्या है. जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग की मात्राओं और उनसे संबंधित मूल्यों को रेखा चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, इनसे निर्मित रेखा को मांग वक्र कहते हैं. सैमुअल्सन ने लिखा है, मांग सारणी का चित्रीकरण ही मांग रेखा कहलाती है. इसी शेड्यूल को हम डायग्राम के माध्यम से क्लियर करते हैं. मांग वक्र मूल्यों और उससे संबंधित मांग की मात्राओं को रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त करती हैं. उपरोक्त तालिका को हम निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं. आगे चलिए देखें. डी रेखा वस्तु x के लिए मांग वक्र कहलाती है. ये देखिए, हमारा ये डिमांड कर्व है. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का होता है, ऊपर से नीचे को दाहिनी तरफ गिरता हुआ होता है. देखिए, जो हमने टेबल बनाया था उसी टेबल को हम डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं. हमारे इस डायग्राम में 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर प्राइस लिखा हुआ है एंड एक्स एक्सिस पर डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड. अब देखिए, प्राइस अगर 2 रुपीज़ है तो आपकी डिमांड 12 क्वांटिटी की डिमांड होगी. लेकिन प्राइस बढ़कर अगर 4 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड 10 यूनिट्स होगी. इसी प्रकार प्राइस
6 रुपीज़ बढ़ जाती हैं तो डिमांड 8 रुपीज़ होगी। फिर डिमांड 8 रुपीज़ हो जाती है तो प्राइस 8 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड 6 यूनिट्स होगी। प्राइस 10 रुपीज़ बढ़ जाती है तो डिमांड हमारी कम होकर 4 यूनिट्स हो जाती है। एंड अगर प्राइस 12 रुपीज़ हो जाती है तो हमारी डिमांड घटकर 2 यूनिट्स हो जाती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखिए, यहाँ देखिए, प्राइस 12 रुपीज़ है, डिमांड 2 यूनिट्स का। प्राइस घटकर 10 रुपीज़ हो गई, डिमांड बढ़कर 4 यूनिट्स हो गई। प्राइस और कम हुआ, 8 रुपीज़ हुआ, डिमांड 6 यूनिट्स का हो गया। प्राइस 6 यूनिट का कम हुआ तो डिमांड आपका 10 यूनिट्स का हो गया। प्राइस आपका 4 यूनिट्स का हुआ, डिमांड 10 यूनिट्स। एंड प्राइस 2 यूनिट गिरकर 2 यूनिट्स हो गई तो आप 2 रुपीज़ हो गई तो आपका डिमांड बढ़कर 12 यूनिट्स हो गया। यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए डिमांड कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ऑलराइट, चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं आगे। यदि किसी वस्तु की मांग तालिका में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों की मांगी गई मांग को दिखाया जाता है तो वह मांग तालिका व्यक्तिगत तालिका होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। यही बात ये बता रहा है। और अगर किसी वस्तु की बाजार मांग तालिका सभी उपभोक्ताओं की मांग को जोड़कर बनाया जाता है, सबकी डिमांड्स को ऐड कर दिया जाता है। किसी वस्तु की बाजार मांग तालिका उसमें उपस्थित व्यक्तिगत क्रेताओं की मांग तालिका का योग मात्र होता है। ओके, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम एक वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की मांग के संबंध को स्पष्ट करता है। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। इस तरह मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि अन्य बातें समान रहें तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु की विशेष की मात्रा खरीदी जाएगी और कम मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। मार्शल ने इसको डिफाइन किया है, किसी वस्तु की अधिक मात्राओं की बिक्री के लिए उनके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक विक्रेता मिल सकें। दूसरे शब्दों में मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग घटती है। सैमुअल्सन ने कहा है, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। मेयर्स ने कहा है, मांग की समान परिस्थितियों के अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मांग के नियम और वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को बताता है। अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, जब उसकी कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यहाँ ये बातें जो बताया जाता है कि बार बार हम कह रहे हैं अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें समान रहे मतलब इनका कोई एज्यूम्शंस है, उसको मानना जरूरी है। अब हम इसके बारे में देखते हैं उनके एज्यूम्शंस क्या है, क्या क्या कौन कौन सी मान्यताएं हैं। ओके, सी यहाँ देखिए, एज्यूम्शंस मान्यताएं। उपभोक्ता की ये चीज़ बेटा आप लर्न कर लेना, याद कर लेना।
क्योंकि एग्ज़ाम्स में मान्यताएं पूछी जाती हैं। ठीक है, आप प्लीज़ ये आप कर लेना अच्छे से। एक दो बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन आदि में कोई चेंजिंग नहीं होती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होती। सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होती हैं। भविष्य में वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना नहीं होती। जिस वस्तु की मांग का अध्ययन किया जा रहा है प्रतिष्ठा रक्षक नहीं है। उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता रखते हैं। अब देखिए आगे। अब हम एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मांग में विस्तार और संकुचन। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, स्पेशली पीजीटी, जीआरएफ नेट का फेवरेट है और सबको आता है, फिर भी हम आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी लो कॉन्फिडेंस की भी वजह से हो जाता है। ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मिस्टेक हम करके आ जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेना, बार बार वीडियो देखना। ये वर्ड्स जो हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ओके, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, दोनों शब्द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या है, इन टर्म्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, बट एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट 95% स्टूडेंट्स मतलब करके गलत टिक करके आ जाते हैं। हमें लगता सही है, घर आके देखते हैं अरे ये क्या कर दिया हमने, ऐसा होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अच्छा चलिए, सो मार्शल के अनुसार मांग में विस्तार अथवा संकुचन केवल कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग का संकुचन हो जाता है, कीमत कम होने पर मांग का विस्तार हो जाता है। इस स्थिति में हम एक मांग वक्र को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं। मांग में वृद्धि अथवा कमी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप नहीं होती है, बल्कि अन्य बातों में परिवर्तन होने, जैसे आय में परिवर्तन आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण मांग में विवर्तन हो जाता है। आपको समझ में आया? मांग में विस्तार और संकुचन। विस्तार और संकुचन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये किसकी वजह से होता है? प्राइस में चेंजिंग की वजह से। ध्यान से देखना, एक्सपेंशन, इंग्लिश के वर्ड्स माइंड में रख लेना। एक्सपेंशन पी, एक्सपी, पी फॉर प्राइस, ओके, प्राइस की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से, एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये अदर फैक्टर्स के चेंज होने से होता है। समझ में आया? जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो प्राइस में चेंजिंग होने के फलस्वरूप चेंज होता है, एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड प्राइस के चेंज होने से नहीं होता, बल्कि अदर फैक्टर्स के चेंज होने से होता है। ओके, इसमें क्या होता है, पूरा डिमांड कर्व ही मतलब चेंज हो जाता है। अब आगे देखिए, इसको हम अच्छे से पढ़िए। सी, मांग में विस्तार। फर्स्ट, सबसे पहला है मांग में विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसे अधोलिखित चित्र में दर्शाया जाता है। सी, ध्यान से देखो, ये देखो, प्राइस P1 था, तुम्हारा डिमांड Q1, प्राइस P तो डिमांड Q।
यहाँ देखिए प्राइस P से घटकर P1 हो गया तो हमारा डिमांड, एरो देखिए, एरो को देखिएगा, Q से Q1 हो गया, ठीक, बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ देखिए, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, प्राइस बढ़ा P तो डिमांड कम हो गया। तो ये विस्तार है, मतलब प्राइस कम हुआ तो मांग में विस्तार हो गया, बढ़ गया मांग, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड टर्म आपका क्या है, मांग में वृद्धि। जब कीमत के अतिरिक्त, अभी आपने मांग में विस्तार के बारे में स्टडी किया, अब मांग में वृद्धि क्या होता है इसको देखिए। मांग में वृद्धि, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसमें एक टर्म याद रखना, यहाँ कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से, प्राइस सेम है, देखो प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से, उपभोक्ता की रुचि की वजह से, फैशन टर्म्स, अदर जो अजम्पशंस दिए हैं उनमें जो भी चेंजिंग हो गई, लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुई, इसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के चेंज होने से अगर डिमांड बढ़ जाती है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले प्राइस तो वही एज इट इज़ है, लेकिन उपभोक्ता की इनकम सपोज करो बढ़ गई है ना, तो वो अपना डिमांड बढ़ा दिया। अब पहले डी डिमांड कर्व था, अब क्या हुआ इधर देखिए, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, वस्तु की मांग में वृद्धि। लेकिन ये किसके कारण हुआ, प्राइस के कारण नहीं हुआ, बल्कि अदर फैक्टर, अन्य कारकों के कारण हुआ है। आगे देखिए, मांग में वृद्धि उपभोक्ता, मांग में वृद्धि में उपभोक्ता ऊंचे मांग वक्र पर विवर्तित हो जाता है, एक नया मांग वक्र बन जाता है। चित्र के अनुसार वही सेम जो डायग्राम में है वही एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइस ओपी था, देन डिमांड ओक्यू है, देन मांग वक्र जो है D1 पर हो जाता है, प्राइस आपका OP ही रहता है, लेकिन डिमांड Q1 हो जाता है। स्पष्ट है, कीमत एक ही स्तर पर OP मांग में वृद्धि OQ1 माइनस OQ इक्वल टू OQ1, अर्थात Q1 के बराबर मांग में वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता का प्रारंभिक बिंदु A से B की ओर विवर्तित हो जाता है। यहाँ देखिए A से B की ओर, पहले यहाँ था A पर था डिमांड कर्व, अब वो B की तरफ शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट इन डिमांड भी इससे बोलते हैं, राइट। सेकेंड, अब नेक्स्ट चलिए थर्ड पॉइंट है आपका, अभी हमने क्या पढ़ा, मांग में विस्तार पढ़ा, मांग में वृद्धि पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मांग में संकुचन। हमने क्या बताया था, संकुचन और विस्तार प्राइस में चेंजिंग के कारण होता है, और वृद्धि और कमी अदर फैक्टर्स के कारण। तो अभी हमने विस्तार पढ़ लिया, अभी संकुचन हम पढ़ रहे हैं। संकुचन में देखिए अन्य बातें समान रहने पर, जब केवल इस वर्ड को याद रखना बस, केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो संकुचन कहते हैं। सेम प्राइस देखें, प्राइस पहले P थी, P1 हो गई है ना, ये देखिए P थी तो डिमांड Q के बराबर किया जा रहा था, प्राइस बढ़कर P1 हो गया तो डिमांड हमारा ऑटोमेटिक कम हो गया, एरो देखिए यहाँ देखो कम हो गया। संकुचन, संकुचित हो गया, ये देखो ओके, संकुचित हो गया, कम हो गया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड संकुचित हो गया, संकुचन होता है। शब्द से ही क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा याद
माइंड में रखोगे तो कन्फ्यूज़न का चांस नहीं होता है। आगे देखिए, मांग में संकुचन एक ही मांग वक्र पर होता है। जैसे हमारा विस्तार एक ही मांग वक्र पर होता है, वैसे ही संकुचन भी एक ही मांग वक्र पर होता है। चित्र मांग संकुचन वही जो डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, प्रारंभिक कीमत OP है, मांग OQ है, परिवर्तित कीमत बढ़ी हुई कीमत OP1 हो जाती है, परिवर्तित मांग घटी हुई कीमत या मांग का संकुचन OQ हो जाता है। अब हम देखते हैं मांग में कमी। हमने क्या क्या देखा? मांग में विस्तार देखा, मांग में वृद्धि देखा, मांग में संकुचन देखा। अब हम देखते हैं मांग में कमी। मांग में कमी के अतिरिक्त ये कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा नीची कीमत पर उतनी ही मात्रा खरीदी जाए तो उसे मांग में कमी कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से क्लियर देखिए, वही देखिए, सी प्राइस आपका कांस्टेंट है, लेकिन उपभोक्ता की रुचि में, इनकम में, टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, ओके, फैशन में, किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपका प्राइस कम हो जाता है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हो जाता है, तो आपका मांग में कमी आ जाता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले डिमांड DD A पॉइंट पर था, अब अदर फैक्टर्स की वजह से ये कम हो गया, शिफ्ट इन डिमांड शिफ्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो अब हम रीज़न ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर भी इस चीज़ को एक बार ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मांग वक्र के खिसकने का कारण। मांग वक्र क्यों खिसकता है? उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि। स्थान मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकना यानी मांग में वृद्धि, ठीक है। उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, रीत रिवाज में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आय संपत्ति में वृद्धि, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। सेकेंड है आपका मांग वक्र नीचे, मांग शिफ्ट, डिमांड कब शिफ्ट होने का क्या कारण है? मांग में कमी होने का, उपभोक्ता की संख्या में कमी, वही ऑपोजिट है सारे टर्म्स, वही सेम। वहाँ उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि है तो यहाँ कमी है। उपभोक्ताओं की संख्या में कमी, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी, उपभोक्ता रुचि, पसंद, रीत रिवाज में प्रतिकूल, उपभोक्ताओं की आय संपत्ति में कमी, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। दोनों में से चाहे ये एक याद लर्न कर लो, आप एक ही याद कर लो, दूसरा तो ऑटोमेटिक आप ऑपोजिट कॉमन सेंस से भी आंसर दे लोगे। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? वस्तु का मूल्य, प्राइस होता है डेफिनेटली, है ना, डिमांड को अफेक्ट करता है। उपभोक्ता की आय, समाज में धन का कैसा वितरण है, समान है या असमान है, पॉपुलेशन कैसी है, जनसंख्या कैसी है वहाँ की, भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना है या नहीं है, ये भी अफेक्ट करता है। उपभोक्ता की रुचि और अधिमान, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, व्यापार चक्र, जलवायु, मौसम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपके डिमांड को अफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऑलराइट।
Okay friends, and friends, this is all about demand and demand curve. Okay, अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट मांग का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी ऑफ डिमांड। क्योंकि एक साथ कंटिन्यू करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाओ और उसे अंडरस्टैंड ना करो तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई खास बेनिफिट हो। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसका आप रिवीजन करना, एंड जो भी होगा आप प्लीज़ हमें अपना कमेंट करके बताना, जो भी आपके सजेशंस हैं, सुझाव हैं। ये पर्सनली मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स नॉट एबल टू पे या जो भी है, मतलब मेरा अपना है कि हाँ मैं इकोनॉमिक्स का एक पूरा कंप्लीट आपका पाठ्यक्रम आपको दे दूँ। तो अभी तो मैं कंप्लीट पाठ्यक्रम दूँगी, आगे चल के फ्रेंड्स फिर हमारे इंग्लिश CBSE के इंग्लिश मीडियम के भी आपको वीडियोस मिलेंगे और आगे बहुत कुछ होगा, बट दिस इज़ बिगनिंग। तो अभी एक बार तो जिस फ्लो में हम बह रहे हैं, कम से कम ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा दें। एक कॉन्सेप्ट सर से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है। फिर आगे हम प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, MCQ के माध्यम से आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, सब कुछ होगा। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट करेंगे। एडवाइस दीजिएगा सो दैट आई कैन चेंज माई सेल्फ। कुछ भी अच्छा कर सकती हूँ तो आई विल डू। थैंक्स अ लॉट।